नेहा सुबह के 10 बजे तक अपने बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। तभी उसकी माँ शांति आती है कर कहती है, तुझे कितनी बार बोला है नेहा कि समय से उठ जाया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो बस अपनी चलानी है। अरे कल को अगर किसी और घर में जाएगी तो फिर वो लोग मुझे ही बेकार में ताने देंगे कि मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। मम्मी, आजकल का मॉडर्न जमाना है, हर कोई देर से ही उठता है, इसलिए बेकार में आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी शादी कौन सा गांव में होने वाली है जो मुझे जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। अरे मैं ऐसे ससुराल में जाऊंगी जहाँ मेरा ससुराल खुद 12 बजे उठता होगा। किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता बेटा कि तेरा भाग्य कहाँ लिखा हुआ है, इसलिए अभी समझा रही हूँ कि अगर तू जल्दी नहीं उठ सकती तो कम से कम 8 बजे तो उठने लग जा। 11 बजे तक सोना गलत है, और वैसे भी सपने की दुनिया से बाहर निकल जा, क्योंकि कोई भी घर 12 बजे सोकर नहीं उठता। ओ प्लीज मम्मी, बस भी करो, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, और सुबह सुबह इस तरह चिक चिक मत करो प्लीज। अब आप बाहर जाओ, मैं उठकर आ रही हूँ। कुछ दोस्तों के मैसेज आए हैं, उनका रिप्लाई करके आती हूँ अभी। बेटा अभी भी तुझे प्यार से समझा रही हूँ, कल को जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे ये दोस्त तेरे काम नहीं आएंगे। जब ससुराल वाले ताने देंगे तो फिर तुझे मेरी बात याद आएगी। शांति नेहा को ये बात समझाई रही होती है, पर नेहा थी जो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और नहा धोकर कॉलेज का लेक्चर लेने पहुंच जाती है। पर क्योंकि वो देर से उठी थी इसलिए वो कॉलेज भी लेट जाती है और उसका एक लेक्चर भी छूट जाता है। ऐसे ही नेहा अपनी लाइफ मस्ती में जी रही थी। एक दिन शाम के समय जब वो घर आती है तो उसके पिता मनोज उससे कहते हैं, नेहा बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई करने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं पापा, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और उसके बाद बस एग्जाम है। अब तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। वैसे मेरा सुबह का पहला लेक्चर मिस हो जाता है, लेकिन मैं उस लेक्चर को ऑनलाइन ले लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नेहा बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, सोच रहा हूँ बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। इसीलिए अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बता दो। अब हम तुम्हारा रिश्ता देख रहे हैं। मेरी नजर में एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है, पवन नाम है, लेकिन अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद होगा तो मैं उसे मना कर दूंगा। नेहा ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद अपने पिता को जवाब दिया, नहीं पिताजी, मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखना कि मैं शहर में पली बड़ी हूँ, तो फिर मैं शादी भी शहर में ही करना चाहती हूँ। बाकी आप जैसा भी लड़का मेरे लिए देखेंगे वो अच्छा ही होगा। अजी सुनते हो, अगर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख ही रहे हो तो उन लोगों को ये भी जरूर बता देना कि हमारी नेहा को सुबह 11 बजे उठने की आदत है। नहीं शांति, ये बात बताने की नहीं है। वैसे भी ज्यादातर लड़कियां शादी से पहले लेट ही उठती हैं, पर शादी के बाद जब जिम्मेदारी आती है तो खुद ही लड़कियां जल्दी उठने लगती हैं। तो तुम इतना परेशान मत हो, मुझे मेरी नेहा पर पूरा विश्वास है, वो सब कुछ संभाल लेगी। नेहा भी अपने पिता की बात सुनकर हंसने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा और पवन का रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद जैसे ही उसके फाइनल एग्जाम फिनिश होते हैं, तभी उसके पिता मनोज और माँ शांति उसकी शादी पवन नाम के लड़के से करवा देते हैं। पवन एक जॉइंट फैमिली में रहा करता था। नेहा अपने घर जाकर बहुत ज्यादा खुश थी। अच्छा है, अभी तक मैं सिर्फ मम्मी पापा के साथ रही क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। अब मुझे जॉइंट फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा, कितना मजा आएगा, बिल्कुल देसी बहू जैसा फील आ रहा है। नेहा ये सब सोचकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अगले दिन उसकी शामत आने वाली है। मनोज की बेटी नेहा अपने पति पवन के साथ रात भर जागकर बातें करती है और अब दोनों सुबह 4 बजे सोने जाते हैं। पर तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और उसकी दादी सास आवाज लगाती हैं, अरे नेहा बहू, उठ जाओ, सुबह के 4 बज गए हैं, जल्दी से स्नान कर लो और दिया बाती करके सुबह का नाश्ता बना दो। नेहा ने उबासी लेते हुए दरवाजा खोला और अपनी दादी सास को देखकर सबसे पहले घूंघट करके उनका पैर छूते हुए कहा, दादी जी, आप यहाँ आधी रात को क्या कर रही हैं? और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सुबह हो गई, आप मुझसे मजाक मस्ती करने आई हैं क्या? क्योंकि मैं इस घर की नई नवेली बहू इसलिए। नहीं बेटा, मैं तुझसे कोई मजाक मस्ती करने नहीं आई हूँ। हमारे यहाँ सारी बहुएं सुबह के 4 बजे उठती हैं। अभी तक तो तेरी सास उठती थी, लेकिन अब तू आ गई है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब तुझे ही चूल्हा चौका संभालना है। सबसे पहले नहा धो ले, घर में दिया बाती कर दे और उसके बाद सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर दे। हम सब लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। नेहा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो अपनी दादी सास को कुछ कह नहीं पाती और अब चुपचाप वो नहा धोकर घर में पूजा पाठ करने के बाद रसोई में जाती है और उसके बाद वो सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती है। वो सब लोगों को इतनी सुबह उठकर नाश्ता करते देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, इन सब लोगों को सुबह सुबह किसी जंग पर जाना है क्या? जो तैयार होकर नहा धोकर नाश्ता करने बैठ गए। नेहा का पहला दिन किसी तरह कट जाता है। अब अगले दिन वो 10 बजे भी सोकर नहीं उठी थी, लेकिन नेहा की 11 बजे से पहले आंख नहीं खुली।
अब जैसे ही 11 बजे नेहा सोकर उठती है तो पवन उसे घूर कर देख रहा था। नेहा, ये कोई समय तुम्हारे उठने का? आधा दिन निकल गया। तुम जानती हो ना मेरे घर वालों को सुबह 4 बजे उठने की आदत है उन्हें। कल तो तुमने बहुत अच्छी बहू की तरह सब लोगों के लिए सुबह सुबह नाश्ता बना दिया और आज तुम 11 बजे कुंभकर्ण की तरह उठ रही हो। पवन जी, कल मैं सोई नहीं थी, इसीलिए मैंने सुबह उठकर सब लोगों के लिए चाय नाश्ता बना दिया। लेकिन आज तो मैं अच्छे से सोई और मुझे 11 बजे ही उठने की आदत है, तो फिर मैं जल्दी कैसे उठ सकती हूँ? आप भी तो थोड़ा मेरे बारे में सोचिए, मैं भी तो इस घर में नई नई आई हूँ। तभी नेहा की सास शीतल उसके लिए चाय लेकर आती है। मैं समझती हूँ बहू कि तुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी उठने का रिवाज है। अगर तू 4 बजे नहीं उठ सकती तो कोई बात नहीं, 4 बजे उठकर घर में दिया बाती मैं ही कर लिया करूंगी। वैसे भी मुझे बुढ़ापे में ज्यादा नींद नहीं आती, लेकिन कल से तुझे 6 बजे उठना होगा, क्योंकि हम सब लोग तेरे हाथों का ही बनाया हुआ खाना नाश्ता खाएंगे। शीतल ये बोलकर उसे चाय देकर चली जाती है, जिसके बाद नेहा उठकर सारे घर का काम संभाल लेती है। अगली रात जब वो 10 बजे सोने के लिए बिस्तर पर जाती है तो अपने मन में कहती है, मैं पागल नहीं हूँ जो सुबह 6 बजे उठकर इन लोगों के लिए तैयार हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तो सो रही हूँ और 11 से पहले नहीं उठूंगी। नेहा ये बोलकर सो जाती है, लेकिन जैसे ही 6 बजते हैं तभी उसकी आंख अपने आप ही खुल जाती है और जागते ही उसने खुद से कहा, वैसे जिम्मेदारी सब कुछ सिखा देती है। अगर सासू माँ मेरे आने के बाद भी सिर्फ मेरे लिए 4 बजे उठकर पूजा करने को तैयार है, तो मैं भी उनके लिए उठकर 6 बजे नाश्ता तो बना ही सकती हूँ। अब नेहा नहा धोकर 6 बजे उठकर सब लोगों के लिए नाश्ता बना देती है। ये सब कुछ देखकर दादी सास भी बहुत खुश थी। वो रसोई में आई और नेहा की तारीफ करते हुए कहने लगी, मुझे तुम्हारे पिताजी मनोज ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें 11 बजे उठने की आदत है, लेकिन मैंने भी उन्हें दिलासा दिया था कि हमारे परिवार में आकर तुम खुद ही हमारे परिवार में ढल जाओगी। मुझे गर्व है बहू कि तुमने मेरा मान रखा। नेहा भी ये बात सुनकर खुश होती है और दोपहर होते होते वो बहुत ज्यादा थक गई थी। उसे नींद आने लगती है। तभी उसकी सास शीतल उसके पास आई और कहने लगी, मैं जानती हूँ नेहा कि इस घर में तुम नई हो और तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी। मैं मानती हूँ कि तुम्हें 11 बजे उठने की आदत है, पर फिर भी तुम हमारे लिए 6 बजे उठती हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती तो तुम दिन में 1-2 घंटे सोकर अपने दिन पूरी कर लिया करो। नेहा भी इतना समझदार और प्यार करने वाला परिवार पाकर बहुत खुश थी। अब नेहा सुबह 6 बजे उठकर सब लोगों के लिए नाश्ता बना दिया करती, जिसके बाद नेहा अब दोपहर में 1-2 घंटे सो जाया करती। इस तरह उसकी नींद भी पूरी हो जाती और उसके 11 बजे उठने की आदत भी चली जाती है। जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। संदीप की भाभी सुनीता बहुत ही अकड़ू स्वभाव की थी। संदीप के माता पिता नहीं थे, इसी वजह से संदीप अपने भैया भाभी के साथ ही रहता था। सुनीता के अकड़ू स्वभाव की वजह से कई बार संदीप बहुत दुखी हो जाता था। मैं तो इस घर में नौकर हूँ, सारा दिन घर के काम करते रहो। जब सारे कपड़े मशीन में धुल गए तब देवर जी को याद आया कि शर्ट भी धुलने देनी है। सुनीता भाभी, मैंने आपको कल रात बोला था, जब आप कपड़े धोने लगोगे मुझे बता देना। अब मैं कोई टेलीविजन या रेडियो तो हूँ नहीं जो आपको खबर देती रहूं कि मैं कब क्या कर रही हूँ। खुद ध्यान रखना सीखो या ध्यान रखने वाली ले आओ। मैं नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखे। तभी पड़ोस में रहने वाली शिखा घबराई हुई आ जाती है। संदीप पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे। क्या? रुको मैं देखता हूँ, तुम घबराओ नहीं। संदीप और शिखा पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। दोनों बचपन से साथ में पले बड़े थे। शिखा के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले शिखा की मम्मी नहीं थी, अब पिता का साया भी अचानक शिखा के सिर से उठ गया। शिखा के पिता अचानक चल बसे, पर जाते जाते वो शिखा का हाथ संदीप के हाथों में दे गए। ये लो, पहले एक निकम्मे की रोटी पानी के खर्चे कम थे, अब शादी भी की तो एक गरीब से जो दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लाई। सुनीता धीरे बोलो, सब आवाज कमरे से बाहर जा रही है। संदीप नई नौकरी ढूंढ रहा है, सुबह ही बोल रहा था। पिछले कितने दिनों से बोल रहा है? मिली तो नहीं ना? एक बोझ पहले ही उठा रही थी, अब दूसरा बोझ और आ गई। सुनीता की बातें संदीप और शिखा ने सुन ली। अगले कुछ दिनों तक सुनीता बात बात पर संदीप और शिखा को सुनाती रही, सब्जी खत्म हो गई है, इसलिए तुम दोनों नमक से ही रोटी खा लो। अब ये तो है नहीं कि हम अपने हिस्से की सब्जी भी तुम्हें दे देंगे। वैसे भी सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं और तुम दोनों जानते हो तुम्हारे भैया अकेले कमाने वाले हैं और घर में खाने वाले हम 4 लोग हैं। अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों के लिए दूध ब्रेड भी नहीं खरीद पाती हूँ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से खर्च दुगना हो गया है। थोड़ा सोचो और कोई काम करो। सुनीता भाभी, मैं जब से शादी होकर आई हूँ मैं यही सुन रही हूँ कि हम दोनों आप पर बोझ हैं। मुझे बुरा लगता है जब आप ये बातें बोलते हो। संदीप जी, हम दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगे। बेकार में हमारी वजह से भैया भाभी परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी उस घर का किराया बाकी है, हम आगे बढ़ा देंगे किराया, पर मैं ताने सुनकर यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सुने जाते तो चले जाओ ना दोनों। ठीक है शिखा, अब से हम तुम्हारे घर रहेंगे। और फिर संदीप ने अपना घर छोड़ दिया और बराबर में शिखा के घर जो किराए का था उसमें रहने लगा।
पर काम करना जरूरी था। सुनो, तुम पापा का ही काम कर लो। पापा बाजार में मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बेचा करते थे। पापा को मार्केट में सब जानते हैं। जैसे पापा काम करते थे मैं वैसे ही तुम्हें बता दूंगी। कम से कम कोई काम तो शुरू होगा। तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है शिखा? मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। तुमने मेरी ऐसे समय में मदद की थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुश्किल की घड़ी में मेरा हाथ थामा। संदीप, तो अब मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मटर पनीर की सब्जी पूड़ी का ठेला शुरू करो, देखना तुम्हारा काम बहुत चलेगा। और फिर संदीप ने काम शुरू करने के लिए कुछ रुपए उधार पर लिए और कुछ ही दिनों में संदीप ने अपने ससुर का काम फिर से शुरू कर दिया। बाजार में वो मटर पनीर की सब्जी पूड़ी का ठेला लगाने लगा। घर का काम खत्म करके शाम के समय शिखा भी संदीप का साथ देने के लिए ठेले पर ही आ जाती थी। पहले तो यहाँ कोई बुजुर्ग ठेला लगाते थे ना, अब तुम लगाने लगे हो? भैया जी, वो मेरे ससुर थे। कुछ महीनों पहले उनका देहांत हो गया। अच्छा, ओहो, बड़े दुख की बात है भाई। पर चलो, अच्छी बात यह है कि तुमने अपने ससुर की यादों को जीवित रखा और उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे संदीप के ठेले पर वही ग्राहक वापस लौट आए जो उसके ससुर के समय आते थे। संदीप का काम चल गया और अब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। सुनीता के मन में अपने देवर देवरानी के लिए ईर्ष्या पनप गई। उसे अपने देवर और देवरानी की खुशी देखी नहीं गई। वो उनका काम बिगाड़ना चाहती थी। सुनीता भाभी, कल मैं और ये मथुरा वृंदावन गए थे तो मथुरा के पेड़े लाए थे, सोचा आपको भी प्रसाद दे दूं। हाँ हाँ, लाओ दो। मथुरा के पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और बताओ, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया भाभी, बहुत अच्छा चल रहा है, आप सबका आशीर्वाद है। पर मटर पनीर की सब्जी पूड़ी खाने जरूर आऊंगी। सुनीता ने सोच लिया था कि किस तरह से संदीप का बना बनाया काम बिगाड़ना है। और फिर एक दिन वो अचानक संदीप के ठेले पर पहुंची गई। उस समय कुछ ग्राहक पूड़ी सब्जी खा रहे थे। भाभी आप आइए ना। हाँ, सोचा मेरे देवर ने नया काम खोला है तो मैं भी देखने आ जाती हूँ। अरे वाह, मटर पनीर और पूड़ी की खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग गई मुझे तो। अरे तो रुको भाभी, मैं आपके लिए भी थाली लगा देता हूँ। संदीप ने अपनी भाभी सुनीता के लिए बहुत मन से बढ़िया थाली तैयार की। तभी सुनीता ने अपने पर्स में से एक मरी हुई छिपकली निकाली और मटर पनीर की सब्जी में मिला दी और शोर मचा दिया। अरे ये क्या, मटर पनीर में तो छिपकली है देवर जी, तुम जहरीला मटर पनीर खिला रहे हो। अरे अरे, कोई मत खाओ, इस मटर पनीर में छिपकली का जहर मिला हुआ है। कैसा मटर पनीर पूड़ी वाला है, हमें जान से मारना चाहता है। देख कर नहीं बनाते हो, बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं है। मटर पनीर में छिपकली गिरा दी। इस मटर पनीर की सब्जी पूड़ी वाले की तो पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। चलो भाई चलो, सब वीडियो बना लो और पुलिस को बुलाकर इसे पकड़वा दो। सुनीता भाभी, मैं जानता हूँ आपने ये जानबूझकर किया है। आप मेरे से जलते हो ना। अरे मैं आपका सगा देवर हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बात मानो, मैं बहुत साफ सफाई के साथ सब कुछ बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी इसमें मेरा साथ देती है। हम चीजों को बार बार धोते हैं। मैं कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। तभी शिखा भी ठेले पर आ जाती है। ठेले पर ग्राहक संदीप को पीट रहे थे। अगर तुमने गलती की है तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी देवर जी। तुम्हारी गलती सामने है, देखो मटर पनीर में छिपकली है। कैसी बातें कर रही हो भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि इनका काम खराब हो जाए। दिखाओ छिपकली को, कौन सी छिपकली है, मैं भी तो देखूं। शिखा की बात सुनकर सुनीता घबरा जाती है क्योंकि छिपकली को देखकर तो दूर से ही लोग डर जाते हैं। अब उसको हाथ में कौन पकड़े। लोगों ने असलियत तो देखी नहीं। सच तो ये था कि जो छिपकली सुनीता ने सब्जी में गिराई थी वो बिल्कुल असली जैसी दिखती थी, पर वो नकली छिपकली थी। अरे अब देखने से क्या होगा, मेरी कटोरी में है, मैं इसे फेंक देती हूँ। दूर से देखो, हाथ मत लगाना नहीं तो जहर फैल जाएगा। नहीं नहीं, जहर तो फैल चुका है आपकी झूठी बातों का। मैं हाथ में लेकर जरूर देखूंगी। शिखा ने निडरता के साथ मटर पनीर की सब्जी में से छिपकली को पकड़ लिया और सच सामने था। ये देखिए, ये छिपकली नकली है, एक खिलौना जो अक्सर असली छिपकली की तरह दिखती है। आप सब भी अपने हाथ में लेकर देखिए, घबराइए नहीं, ये नकली है। अरे अरे हाँ, ये तो नकली छिपकली है। इसका मतलब ये औरत झूठ बोल रही थी। इस बेचारे शरीफ और ईमानदार दुकानदार को बदनाम करना चाहती थी। हाँ, आपने सही कहा, ये मेरी जेठानी है। हमारे काम से इन्हें जलन हो रही थी। ये चाहती थी कि हमारा काम बंद हो जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। अरे फिर तो इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए हैं? इन्होंने आपके काम को खराब करना चाहा। अगर आप इनकी गलती ना पकड़ते तो आज आपके पति को पुलिस के हवाले करवा देती। सुनीता भाभी, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस को बुला सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपकी तरफ गिरी हुई नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से और आज के बाद हमारे सामने कभी मत आना। शिखा ठीक कह रही है भाभी, आपने ऐसी हरकत करके रिश्तों को ही खत्म कर दिया। आपको भाभी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। सुनीता कुछ नहीं बोली, वो शर्मिंदगी के साथ मुंह लटकाती हुई वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद संदीप ने अपने भैया भाभी से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करने लगा।